हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां फारूक अब्दुल्ला की केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी। कहा सेना सरकार दखलंदाजी बंद करे तो नहीं आएगा तूफान। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे आखिर क्यों है फिर से फारूक अब्दुल्ला की ये बड़ी बौखलाहट केंद्र सरकार को लेकर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां अब पाकिस्तान भी आतंकवाद को बता रहा है खतरा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे अफगानिस्तान में दूतावास पर हमले के बाद भागे राजदूत लौटे इस्लामाबाद, सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ बताएंगे जहां विदेशों में चीन के 100 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन है। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पूरे विश्व में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, नई खबर, नई जानकारी। साथ ही साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार कमबैक बताएंगे दोस्तों, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल गुजरात से हिमाचल तक। साथ ही साथ दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत जो आज है वो पहले कभी नहीं था, और भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से सबसे बेहतर हुई है, और अपना भारत जल्द आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फारूक अब्दुल्ला की बड़ी चेतावनी, सेना सरकार दखलंदाजी बंद करे तो नहीं आएगा तूफान। आपको बता दें दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला हर बार की तरह बौखलाते नजर आ रहे हैं दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस दौरान आयोजित सभा में उन्होंने पार्टी द्वारा 2018 में पंचायत चुनावों के बॉयकॉट के फैसले को गलत बताया और कहा है कि आने वाले सभी चुनाव में पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने सरकार और सुरक्षा बलों से अपील भी की है कि वो चुनावों में किसी तरह की दखलंदाजी ना करें। अब्दुल्ला ने कहा है कि इस तरह करने से ऐसा तूफान आएगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को के उस बयान के उलट कहा जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी रहते चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी द्वारा 2018 में पंचायत चुनावों का बायकॉट एक बहुत बड़ी गलती थी। याद रखिए, हम आने वाले चुनावों को बॉयकॉट नहीं करेंगे बल्कि इसके बदले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को कहा है कि आपको चुनाव लड़ना होगा। यानी कि दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं डोडा के एक गांव गया था जहां मतदान हो रहा था। मैं वहां किसी को नहीं देख सका क्योंकि मशीनें सेना के शिविर में रखी हुई थी। जब मैंने पूछा कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा, यानी सैनिकों ने कहा कि कोई वोट देने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वहां के दुकानदारों ने उन्हें बताया कि सुरक्षा बलों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वे वोटिंग मशीनों के पास जाते हैं तो उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों सेना ने उनको पैर तोड़ने की धमकी दी थी, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का बयान है। और दोस्तों हर बार की तरह केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, और उनकी इस बौखलाहट को फिर एक बार केंद्र सरकार के विरोध में ही देखा गया है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और फारूक अब्दुल्ला जिस प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं कि सेना सरकार दखलंदाजी बंद करे तो नहीं आएगा तूफान, इसके क्या मायने हो सकते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली और बड़ी खबर की, जहां पर अब पाकिस्तान भी आतंकवाद को बता रहा है खतरा। अफगानिस्तान में दूतावास पर हमले के बाद भागे राजदूत जी हां लौट गए इस्लामाबाद। जी हां दोस्तों, बता दें अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत उबैद उर रहमान निजामी सोमवार शाम इस्लामाबाद वापस लौट आए हैं। 3 दिन पहले काबुल में पाकिस्तानी दूतावास परिसर में टहलने के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया था। निजामी हमले में सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की खोरासान शाखा ने रविवार को ली। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सोमवार को खबर दी है कि निजामी पहले से तय कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान आए हैं और वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सलाह मशविरा करेंगे। खबर के मुताबिक वो कुछ दिनों बाद काबुल लौट जाएंगे। आईएस खुरासान शाखा ने शनिवार देर रात अरबी भाषा में जारी किए संक्षिप्त बयान में दावा किया कि उसके 2 लड़ाकों ने शुक्रवार को पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी राजदूत और उनके सुरक्षा कर्मियों पर तब हमला किया जब वे पाकिस्तानी दूतावास के परिसर में टहल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान खुद आतंकवाद को खतरा बताते हुए ये कह रहा है, यानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के दावे की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है। विदेश कार्यालय ने कहा है कि स्वतंत्र रूप से और अफगान अधिकारियों के परामर्श से हम इन रिपोर्टों की सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। उसने कहा कि इसके बावजूद आतंकवादी हमला उस खतरे की याद दिलाता है कि अफगानिस्तान और क्षेत्र में आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। विदेश कार्यालय ने कहा कि हमें इस खतरे को हराने के लिए सामूहिक तौर पर दृढ़ता से कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अब जब तालिबानियों के राज में
पाकिस्तान के राजदूत पर अटैक हुआ दोस्तों। ऐसे में अब पाकिस्तान को थोड़ी थोड़ी अकल आती दिखाई दे रही है और वो आतंकवाद को अब खतरा बताता दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने ही तालिबानियों की मदद की थी अफगानिस्तान पर कायम होने के लिए दोस्तों, अब वही तालिबानी पाकिस्तान को ये रियलाइज करवा देंगे कि आतंकवाद विश्व में कितना बड़ा खतरा है दोस्तों। तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि लोहा लोहे को काटता और वही हाल अब पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है, तो राय देते हुए दोस्तों मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विदेशों में चीन के 100 से ज्यादा पुलिस स्टेशन सबसे ज्यादा इटली में जिनपिंग के किस खास मिशन को कर रहे ये पूरा बता दें। स्पेन के नागरिक अधिकार समूह की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इटली दुनिया भर में 100 से अधिक के नेटवर्क में सबसे अधिक अनौपचारिक चीनी पुलिस स्टेशनों की मेजबानी करता है। द गार्जियन ने मैड्रिड स्थित सेफ गार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि 2 स्थानीय चीनी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर मिलान का इस्तेमाल विदेशों में चीनी आबादी पर नजर रखने और असंतुष्टों को घर लौटने के लिए मजबूर करने के लिए एक यूरोपियन टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में किया है। सेफ गार्ड डिफेंडर्स ने सितंबर में बताया था कि 54 ऐसे स्टेशन कथित तौर पर दुनिया भर में मौजूद हैं, जिससे कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड सहित कम से कम 12 देशों में पुलिस जांच को बढ़ावा मिला है। नागरिक अधिकार समूह ने सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि उसने 48 अतिरिक्त स्टेशनों की पहचान की है, जिनमें से 11 इटली में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों पूरा विश्व में हड़कंप मच गया है जब ऐसी खबरें सुनी गई है कि चाइना के पुलिस स्टेशन अलग अलग देशों में है दोस्तों। और ऐसे में हर देश अपने ही देश में इसकी छानबीन करवाने लगे दोस्तों, और धीरे धीरे अब चाइना के पुलिस स्टेशनों के रिपोर्टिंग होने लगी है दोस्तों। ऐसे में पूरे विश्व में तहलका इस पर। चीन ने क्या कहा दोस्तों, हम आपको बता दें। चीन ने कहा है कि कार्यालय केवल सर्विस स्टेशन है जो चीनी नागरिकों को नौकरशाही प्रक्रियाओं जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने में सहायता करने के लिए स्थापित किए गए हैं। सेफ गार्ड डिफेंडर द्वारा की गई जांच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध चीनी बयानों और डेटा पर आधारित थी और उन देशों में स्थानीय चीनी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा स्थापित देशों स्टेशनों तक सीमित थी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एक बड़ा चीनी समुदाय। ऐसे में चाइना ने ये सफाई दी है। बाकी अब देखना ये होगा दोस्तों कि इसको लेकर और क्या खबरें आती हैं और क्या चीजें पता लगती है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया ने दागी 70 मिसाइलें, 60 से ज्यादा हमने मार गिराई। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा बता दें। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाख नुकसान उठाने के बावजूद दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। रशिया लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन यूक्रेन तनकर खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि वे युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा अब तक देखने को भी मिला है। युद्ध को 9 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके यूक्रेन लगातार रशिया को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने सोमवार को कहा है कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ताजा हमले में करीब 70 मिसाइलें दागी, जिनमें से 60 से अधिक को गिरा दिया गया। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर रशिया ने हालिया समय में हमले तेज कर दिए हैं, जिससे देश में बिजली पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और सर्दियों की दस्तक देने के साथ लोग ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जेलेंस्की ने यह बयान दे करके रशिया को भी चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां पर यूक्रेन युद्ध पर सलाह देकर फंसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, भड़के जेलेंस्की ने लताड़ा। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए पिछले दिनों सुझाव दिया था कि यदि रशिया बातचीत के लिए तैयार होता है तो पश्चिमी देशों को उसकी सुरक्षा गारंटियों पर ध्यान देना होगा। अब वो अपने इस सुझाव के लिए आलोचना झेल रहे हैं। यूक्रेन और बाल्टिक देशों ने फ्रांस के सुझाव पर निशाना साधा है। फ्रांस के टीवी स्टेशन TF1 को दिए इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा था कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। इसके अलावा ये भी सोचना चाहिए कि कैसे रशिया को सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। यदि रूस बातचीत की टेबल पर आता है तो उसको गारंटी देने पर विचार करना चाहिए। ऐसे में अब इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने निशाना साधा है। जेलेंस्की के सहायक मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा है कि मैक्रोन का सुझाव गलत है। रूस को सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुनिया को उससे सिक्योरिटी चाहिए। पोडोलियाक ने ट्विटर पर लिखा है कि सभ्य संसार को रशिया के बर्बर इरादों से सुरक्षा गारंटी दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डानिलोव ने कहा है कि असैन्य एवं अपरमाणु रशिया ही दुनिया के लिए सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी होगा। ये न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के हित में होगा। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पर बताइएगा अवश्य। एक और खबर की बात करें, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस करीबी ने बताया भारत में है दम, जापान को भी भरोसा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत में कई साल तक 9% की दर से विकास करने की क्षमता है। सान्याल ने उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली शेरपा बैठक के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 2200 अमेरिकी डॉलर है, जो कि कई वर्षों से हाई ग्रोथ रेट के बाद हासिल की गई है। सान्याल ने दावा किया है कि 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए जरूरी है कि दुनिया लगातार हाई ग्रोथ रेट हासिल करे। उन्होंने कहा कि SDG हासिल करने के लिए खास तौर से ग्लोबल साउथ में ज्यादा GDP ग्रोथ रेट को बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो गरीबी के रीडिस्ट्रीब्यूटिंग से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सान्याल ने कहा कि विकसित देशों में भी ज्यादातर का कर्ज काफी ज्यादा है, ऐसे में उनके लिए भी तेज विकास दर से आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां बाजवा पर भरोसा करना बड़ी भूल। इमरान खान ने कहा मेरी ही सरकार के खिलाफ खेला डबल गेम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार के खिलाफ दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने 2019 में तत्कालीन सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाकर बड़ी गलती की थी। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष खान ने एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये टिप्पणियां की। उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा पर भरोसा करने के लिए खेद भी जताया। इमरान खान जो कि 70 साल के हैं, उनको इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि जनरल बाजवा मुझे हर चीज बताएंगे, क्योंकि हमारे हित एक ही थे कि हमें देश को बचाना था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि उन्हें खुफिया ब्यूरो यानी IB से खबरें मिली थी कि उनकी सरकार के खिलाफ क्या खेल खेला जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि तत्कालीन सैन्य प्रतिष्ठान उनकी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ के संपर्क में था और अक्टूबर 2021 में ISI प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको हटाने के बाद उनके खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा दोहरा खेल खेल रहे थे और मुझे बाद में ये पता चला है कि PTI सदस्यों को तक को अलग संदेश दिए जा रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को इमरान खान पर निशाना साधा कि वो सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसका नतीजा देश की नींव को कमजोर करना ही क्यों ना हो। ऐसे में दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर जिस कॉलेज जाते वक्त हुआ था जनरल बिपिन रावत जी का निधन, वहां उनका अधूरा भाषण पूरा करने पहुंचे मौजूदा CDS जनरल अनिल चौहान जी। जी हाँ दोस्तों, दिवंगत CDS बिपिन रावत की याद में कल उनके उत्तराधिकारी जनरल अनिल चौहान जी वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां भाषण भी दिया। जनरल चौहान का यह दौरा CDS बिपिन रावत जी के निधन के बाद हो रहा है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने कल डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन यानी DSSC में संकाय के प्रोफेसर और छात्र अधिकारियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों के विभाग की भूमिका के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। रक्षा विभाग अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान CDS जनरल अनिल चौहान जी ने संयुक्त कौशल की भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए त्रिसेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण में DSSC की भूमिका की सराहना की। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों ने इससे पहले बताया था कि CDS अनिल चौहान जी उन सभी सैनिक परिवारों के साथ वेलिंगटन का दौरा करेंगे जिन्होंने 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में दोस्तों अनिल चौहान जी द्वारा पूरा किए गए CDS बिपिन रावत जी के उस भाषण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और जब बिपिन रावत जी को हमने याद ही किया तो उनको श्रद्धांजलि फिर एक बार दे दीजिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी। 57 सीटों पर जीत दर्ज फिर बना सकते हैं सरकार। बता दें नेपाल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस 57 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसके सरकार बनाने की संभावना प्रबल हो चुकी है। दोस्तों संसदीय चुनाव के लिए प्रत्यक्ष मतदान के तहत मतगणना सोमवार को यहां समाप्त हो गई। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए प्रतिनिधि सभा और 7 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव 20 नवंबर को हुए और मतगणना एक दिन बाद शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाएंगे, जबकि शेष 110 अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होंगे। नेपाल के निर्वाचन आयोग के अनुसार नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष चुनाव के तहत प्रतिनिधि सभा की 57 सीट पर जीत हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं CPN UML को अब तक 44 सीट पर जीत मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए दोस्तों देउबा जी को कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए CM केजरीवाल, स्टालिन और ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री
मोदी जी ने कहा सभी का योगदान है जरूरी। बता दें G20 की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुई। दोस्तों सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा से नवीन पटनायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। कई और नेताओं ने भी बैठक में शिरकत की। इनमें सीताराम येचूरी, चंद्रबाबू नायडू, MK स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, D राजा, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर जी, पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे और HD देवगौड़ा शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, अगले साल 2023 में भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार यानी 5 दिसंबर को बुलाने की बात तय की गई थी। बैठक के दौरान पीएम मोदी जी ने सभी राजनीतिक दलों से भारत के G20 अध्यक्षता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये एक सम्मान है जो भारत के लिए आया है, ना कि किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए। यह प्रत्येक भारतीय का गौरव है, इसलिए हम सभी को सहयोग से काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे में ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों कि भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या भारत के विपक्ष इस पर G20 को लेकर सही राय दे पाएंगे दोस्तों? क्योंकि आपको हम ममता बनर्जी से जुड़ी अगली बड़ी खबर बताने वाले हैं आगे चलकर, जहां पर G20 को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, जहां दक्षिण कोरिया के लाइव फायर ड्रिल के जवाब में उत्तर कोरिया ने दागे तोप के गोले, स्थिति फिर से मची तनावपूर्ण। बता दें दक्षिण कोरिया की सेना ने सोमवार को कहा है कि उत्तर कोरिया ने उसकी पश्चिमी और पूर्वी समुद्री सीमा में तोपों से करीब 130 गोले दागे हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम से दोनों पड़ोसियों के संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया की ओर से दागे गए तोपों की आवाज को कथित तौर पर दक्षिण हांगहे प्रांत के जांगसन केप और कुमगांग में सुनाया गया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी JCS के मुताबिक तोप दागने की शुरुआत 2:59 से शुरू हुई थी और एक इंटर कोरियाई सैन्य समझौते द्वारा स्थापित समुद्री बफर जोन में गोले गिरे। बात करेगा और खबर की, जहां पर अमेरिका को घेरने के लिए ड्रैगन की नई और बड़ी चाल। इस खास मकसद से सऊदी अरब का दौरा करेंगे जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से होड़ मची हुई है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव का माहौल बना रहता है। बात चाहे ताइवान की हो या किसी अन्य मामले में, दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। इन सब के बीच दोनों देश एक दूसरे को घेरने के लिए भी लगातार कोशिश करते रहते हैं। अमेरिका ने पिछले दिनों जहां ताइवान के जरिए चीन को घेरने की कोशिश की, तो अब चीन उसका बदला लेता दिखाई दे रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंगलवार को अमेरिका के साथ तनाव के बीच सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचेंगे। माना यह जा रहा है कि यह दौरा खाड़ी देश को लेकर नए समीकरण बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा का इंतजार है। उसके पीछे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान खाड़ी देशों में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनकी मंशा खुद को खाड़ी देशों का खलीफा बनाने की है। इस काम में उन्हें चीन से मदद की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरी तरफ चीन के भी अपने हित हैं, तो वो सऊदी अरब जैसे रणनीतिक रूप से अहम देश को शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाना चाहता है। जिनपिंग इस संगठन को नाटो की टक्कर के लिए आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज दोबारा कोरोना संक्रमित, कहा आइसोलेशन में रहकर करूंगा काम। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। अल्बनीज ने कहा है कि उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था, इसमें वो संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कोविड की गाइडलाइन के मुताबिक आइसोलेशन में रहेंगे। अल्बनीज दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में गेट वेल सुन, आप लोग इनको जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर गुजरात चुनाव को लेकर दोस्तों और हिमाचल को लेकर सबसे बड़ा एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, आपको हम बताने वाले हैं। गुजरात में बीजेपी का जोरदार कमबैक, MCD में आम आदमी पार्टी का भी जलवा। जी हाँ दोस्तों, और हिमाचल पर रुका है सस्पेंस। बता दें गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में वोटिंग खत्म होने के साथ ही सोमवार को ही एग्जिट पोल भी आ गए। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुसार और उसके अनुमान दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बम्पर बहुमत के साथ MCD में अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। गुजरात में सभी एग्जिट पोल बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के साथ वापसी दिखा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर दिखाया जा रहा है दोस्तों। तो कुछ सर्वे में एक बार फिर से जनमत बीजेपी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का असली मिजाज क्या है, ये तो 7 और 8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन अभी इन एग्जिट पोल पर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त
दोस्तों चर्चाएं हो रही हैं। अगर एमसीडी की यानी दिल्ली के एमसीडी चुनावों की बात करें तो दिल्ली नगर निगम की आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी का चुनाव जीतने वाली है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिल सकती है। 15 साल बाद इस निकाय से बीजेपी की विदाई होने जा रही है। बीजेपी को 69 से 91 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें आ सकती हैं। ये ऐसा दोस्तों एग्जिट पोल कह रहा है आज तक का एग्जिट पोल। साथ ही साथ आपको अगर गुजरात में एग्जिट पोल की बात करें तो गुजरात में बीजेपी का शानदार कमबैक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी के खाते में रिकॉर्ड जीत का अनुमान लगाया है। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में 131 से 151 सीटें, कांग्रेस को 16 से 30, आम आदमी को 9 से 21 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों टीवी 9 के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें बीजेपी को 125 से 130 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बाकी और भी एग्जिट पोल हैं दोस्तों जिनके रिजल्ट हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 24 से 34 सीटें, कांग्रेस को 30 से 40, आम आदमी को 0 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बहरहाल गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत होती दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन एमसीडी चुनाव और हिमाचल को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में एग्जिट पोल अगर दिल्ली एमसीडी की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या ये एग्जिट पोल असली मतगणना से बहुत अंतर होने वाला है दोस्तों? आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सीएम ममता बनर्जी ने G20 को लेकर दिया है भाषण दोस्तों। एक तरफ बीजेपी की मोदी सरकार ने G20 में विपक्ष को बुलाया है दोस्तों और G20 को लेकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है आपको बता दें, G20 लोगों में कमल के फूल का इस्तेमाल करना एक अहम मुद्दा। लेकिन पूरी बात आपको बता दें दोस्तों क्या कहा ममता ने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि G20 के लोगों में कमल के फूल का लोगो यानी उसके थीम पिक्चर में दोस्तों फूल का इस्तेमाल करना एक जरूरी मुद्दा तो है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि अगर इस मुद्दे पर बाहर यानी विदेशों में चर्चाएं होती हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार शिखर सम्मेलन के लोगों के लिए कमल के फूल के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीय चिन्ह का विकल्प चुन सकती थी, क्योंकि कमल का फूल एक राजनीतिक पार्टी का चिन्ह है। साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने बीजेपी का प्रचार करने के लिए G20 के लोगों में कमल के फूल का इस्तेमाल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये फूल संदेश देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को भी बुला करके दोस्तों G20 को कैसे अच्छा किया जा सके जिससे कि पूरे विश्व में भारत का नाम हो सके दोस्तों, लेकिन विपक्ष इस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है। अब उसको लोगों में ही त्रुटियां नजर आ रही है दोस्तों और उसको राजनीतिक पार्टी बीजेपी के लोगों से देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसे में क्या इनसे राय लेनी चाहिए थी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। इसी बीच ये था कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।